कैसे हैं? सब कुशल मंगल? अच्छी बात। तो पहली मुलाकात तो हमारी आपकी होगी नहीं, पहले भी मुलाकात हो चुकी है, तो परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिलते मिलाते परिचय हो जाएगा, आप जान जाएंगे हमारे बारे में, हम जान जाएंगे आप लोगों के बारे में। आज हम लोग सीटेट का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। पेपर है सीडीपी का। सीडीपी क्या होती है यू नो वेरी वेल। तो सीडीपी का पेपर है और ये पेपर हुआ था 7 जुलाई 2019 को। कब? 7 जुलाई 2019 का पेपर 1 है सीटेट की सीडीपी। तो इसमें 30 क्वेश्चन हैं। 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, 15 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे सीधे आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। बीच में बात कर लेंगे या बाद में बात कर लेंगे। बात करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है, बहुत दिन तक हमारा आपका साथ रहेगा, तो बातें करते रहेंगे। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, भैया ये तो साथ छोड़ेंगे नहीं, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि अगर सीडीपी पढ़नी है तो पियाजे को तो छोड़ नहीं सकते। चलिए, अच्छा, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन क्या हैं? चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, या फिर चिल्ड्रन लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स फॉलोइंग अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, या फिर चिल्ड्रन कैन बी conditioned to behave in particular ways by carefully controlled stimulus response associations, या फिर children can be taught to behave and learn in a specific manner using principles of rewards and punishment। तो सजा और पनिशमेंट देके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ये कोई मोटिवेशन नहीं होता है। चलिए, तो जीन पियाजे के अनुसार हिंदी में पढ़ देते हैं हिंदी वालों के लिए। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं। बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं। संरचित करने का मतलब क्या हुआ? बच्चे नॉलेज को क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चे नॉलेज को। ठीक है, अब ये किसका सिद्धांत है? जीन पियाजे का है। इनको बताने की तो हमें ज़रूरत नहीं है, नाम उन्होंने खुद ही लिख दिया है। आगे लिखा, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। यही आंसर होगा, अभी बात बताएंगे क्यों। दूसरा लिखा है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम का मतलब क्या हुआ? प्रोसेस। आगे लिखा है कि दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। ठीक है, दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन ये बात जीन पियाजे के अकॉर्डिंग नहीं। अब आप जीन पियाजे को फॉलो करेंगे ना, ये किसी और का सिद्धांत है, तो ये दूसरा वाला नहीं होगा। लर्निंग अधिगम की प्रक्रिया में, लर्निंग के प्रोसेस में जब हम क्लास लेंगे, क्लास के बारे में पढ़ाएंगे, तब बताएंगे कि लर्निंग में किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। तीसरा ऑप्शन इन्होंने कहा था कि बच्चे को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करके अनुबंधित किया जा सकता है। ये अनुबंधित करना किसका होगा? अनुबंधित चलिए अभी बताएंगे तीसरा किसका है। चौथा वाला है, बच्चे को पुरस्कार और दंड। अरे, पुरस्कार और दंड के सिद्धांत से बच्चे नहीं सीखते, चौथा गलत है। तो पहली बात तो ये कि जीन पियाजे का नाम आते ही एक्टिव कंस्ट्रक्टिविज्म आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही आया नाम किसका? जीन पियाजे का, वैसे ही क्या आ जाएगा? कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के इन्होंने ही जन्म किया था। तो जीन पियाजे इज द फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जो है वो किसकी है? जिसको कहते हैं संरचित करना या संरचना करना, कंस्ट्रक्ट करना। नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चे। कैसे करते हैं? चलिए ये भी देख लेते हैं। बच्चों को जो कुछ पहले से पता होता है, स्कूल आने के पहले जो घर से जानते हैं वो, और बच्चे जब स्कूल में आ जाते हैं तो बच्चे, जीन पियाजे का ये मानना था कि बच्चे स्वभाव से साइंटिस्ट होते हैं, एक्सप्लोरर होते हैं, और वो नए नए अन्वेषण करते हैं। बच्चे इन्वेस्टिगेट करते हैं, माहौल को एक्सप्लोर करते हैं, जो कुछ देखते हैं उससे वो नए नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जीन पियाजे ने ही कहा था कि एक्टिव रूप से बच्चा सक्रिय रहेगा, जब एक्टिव रहेगा, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोरेशन,
तो वो बिल्डअप करता है, नॉलेज को मेकअप करता है, नॉलेज को क्रिएट करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। ये जीन पियाजे का मत था, जीन पियाजे का मानना था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले नाम में, क्वेश्चन में नाम जीन पियाजे का दिया हुआ है, तो पहला ही ऑप्शन सही माना जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, तो जब ऑप्शन 1 सही हो गया, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी क्या है, तो ये ऑप्शन 1 सही हो गया। अच्छा, रही बात दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं, बात तो ये भी सही है, दूसरों को फॉलो करके सीखते हैं, बात ये भी सही है, लेकिन ये जीन पियाजे के अकॉर्डिंग नहीं है। और जो तीसरी वाली बात इन्होंने कही है, रिस्पॉन्स एसोसिएशन का या कंट्रोल्ड स्टिमुलस होता है, ये भी जीन पियाजे की थ्योरी में नहीं आता। और चौथा वाला जो इन्होंने कहा कि रिवार्ड और पनिशमेंट का, तो रिवार्ड और पनिशमेंट की बात भी जीन पियाजे ने नहीं की थी। दूसरा, तीसरा, चौथा गलत हुआ, इसलिए ये ऑप्शन में नहीं आएंगे। जैसे अब आपको जानते हैं क्या होगा कि जैसे मैं अपनी क्लास में बताऊंगा जीन पियाजे को जब पढ़ाऊंगा, देखिए जो टॉपिक वाइज चलेगा वो तो चलेगा ही, लेकिन बाद में जो बड़े बड़े ये विद्वान हैं, जीन पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, कोलबर्ग हो गए, तो इन लोगों को मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा। तो जीन पियाजे इनका परिचय होगा, कहाँ पैदा हुए थे और क्या पढ़ाई लिखाई की थी, कहाँ रिसर्च किया, किस क्षेत्र में, और क्या क्या काम किया, इनकी किताबें कौन कौन सी इन्होंने लिखी, और क्या क्या इनको इनाम पुरस्कार मिले, और किन किन क्षेत्रों में काम किया, इनकी थ्योरी सिद्धांत क्या हैं। तो अलग अलग टॉपिक्स पर, जितने भी टॉपिक्स पर इन्होंने विचार दिए हैं, वो सारे के सारे टॉपिक के इनके विचार, किसमें इनका क्या योगदान है, लर्निंग में क्या कंट्रीब्यूशन है, चाइल्ड डेवलपमेंट में इनकी थ्योरीज का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो वो एक एक करके सिस्टमेटिकली वो मैं पढ़ाऊँगा। तो जैसे जीन पियाजे को अलग से पढ़ाऊँगा, और वाइगोट्स्की को अलग से पढ़ाऊँगा, कोलबर्ग को पढ़ाऊँगा, ऐसे जितने बड़े बड़े विचारक हैं उन सबको अलग से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशंस इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? हमारे शरीर में कई तरह की तंत्रिकाएं होती हैं। तो शरीर में कई तरह की तंत्रिकाएं होती हैं, जैसे एक सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, और जो सेंसरी हो गए, मोटर हो गए, कनेक्टिव होते हैं, जो संदेश को ले जाते हैं, रिसेप्टर होते हैं। तो रिसेप्टर कौन होते हैं? सेंसरी होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पर छू गया तो वो सेंसरी हो जाते हैं, वो न्यूरॉन्स होते हैं जो महसूस करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? दिमाग से जो संदेश इनको मिलता है, ठीक है, तो दिमाग से या क्रेनियम कार्ड से जो इनको, स्पाइनल कार्ड से जो इनको संदेश मैसेज मिलता है जो काम करना है। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ पर हाथ पड़ा, हाथ वो गर्म है, वस्तु गर्म है, हाथ पड़ा तो हमारे सेंसरी न्यूरॉन से गर्मी को महसूस करके दिमाग तक भेजा, तो दिमाग से एक आदेश आता है, दिमाग से आदेश आता है कि पैर को हटा लो, तो वो पैर को हटा लो किसको मिलता है? वो मिलता है यहाँ की मांसपेशियों को। किसको? यहाँ की और यहाँ की मांसपेशियों को मिला। तो यहाँ की मांसपेशियों को आदेश मिला कि सिकुड़ो, तो ये मांसपेशी जब सिकुड़ने का आदेश मिलेगी तो ये मांसपेशी क्या होगी? यहाँ वाले को मिला, ये उठाएगी और ये सिकुड़ जाएगी। फिर मान लीजिए ज़्यादा जल रहा हो, ऐसे करने के लिए आदेश मिला, तो यहाँ की मांसपेशियों को आदेश मिला ऐसे कर लो। तो ये सब आदेश, ये जब सब जो शरीर में हरकतें होती हैं, इन हरकतों को कराने के लिए कौन आता है? मोटर न्यूरॉन्स आते हैं। तो ये जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, तो वो मोटर डेवलपमेंट होता है, इन्हीं मोटर न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके मोटर न्यूरॉन्स डेवलप नहीं होते हैं, वो मोटर न्यूरॉन्स धीरे धीरे डेवलप करता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मुट्ठी ऐसे ही बंद रहती है, तो वो अपने मन से खोलता नहीं है। कोई उंगली पकड़ के खोल लेता है, तो खोलने के बाद वहाँ उंगली रख देगा तो फिर बंद कर लेगा, तो वो उसके ऐसे ही रहते ही हैं। वो पैदा होते ही उसकी उंगली ऐसे मुट्ठी बंद रहती है, खोल कर बंद करना नहीं जानता। आप मुट्ठी खोल देंगे तो फिर बंद कर लेगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे उसके मोटर न्यूरॉन्स फिर डेवलप होंगे। जब उससे बच्चे के मोटर न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं तो उनके डेवलप होने का क्रम क्या होता है, किस क्रम में उसके मोटर न्यूरॉन्स डेवलप होंगे? घर में आप लोगों ने भी कभी, बहुत छोटा बच्चा जिसके घर में मान लीजिए बहुत छोटा बच्चा हो, मतलब 1 दिन का, 2-4 दिन का, 6 दिन का, 10 दिन का, फिर उसके बाद बड़ा होगा 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, ऐसे होता है। तो जब उसके मोटर न्यूरॉन्स डेवलप होना शुरू होते हैं, तो मोटर डेवलपमेंट जब होना शुरू होगा तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले उसकी गर्दन मजबूत होती है, गर्दन टिक जाती है।
तो वो क्या करेगा, इधर इधर करना शुरू हो जाता है, तो ये गर्दन इधर इधर करना लगेगा। इसके पहले भी शायद पैर चलाना शुरू करता है। तो सबसे पहले जो उसकी हरकत होती है, जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, वो पैर चलाता है, हाथ चलाता है। तो ये हाथ चलेगा और पैर चलेगा, हाथ पैर, पैर की साइकिल चलाना तो बहुत पहले शुरू कर देता है। फिर गर्दन मजबूत होती थी, इधर इधर करना शुरू हो जाता है। उसके बाद थोड़ा और ताकत आती है तो वो करवट मारना शुरू हो जाएगा। जैसे ही थोड़ी ताकत आई तो पूरी शरीर को करवट ले लेगा। अब इस करवट लेने की प्रक्रिया में कई बार वो धराशायी भी हो जाता है, गिर भी पड़ता है। तो करवट मारने के बाद धीरे धीरे वो उठना सीखेगा। उठने के बाद वो पैरों के बल, घुटनों के बल चलना शुरू करता है, फिर खड़े खड़े चलना शुरू करता है। तो ये पहले कैसे होगा, पहले बड़ा होगा, ग्रॉस, पैर चलाना, हाथ चलाना, ये ग्रॉस होगा। अभी वो सूक्ष्म पे, माइक्रो पे नहीं आ पाएगा, स्पेसिफिक में नहीं। उसको कहिए कि वो ऐसे उंगली करे तो ये नहीं कर पाएगा। वो उसके सामने कोई चीज़ रख दीजिए, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है तो उसके आगे मान लीजिए एक इतनी बड़ी कोई गोली या कोई अब कागज़ का टुकड़ा रख दिए तो उसको पकड़ के नहीं उठा पाएगा। तो वो ऐसे पकड़ना नहीं जानता। मान लीजिए ये पेन रखी है, उसको दो, तो वो बच्चा करवट वरवट मार लेता है, लेकिन अभी इसको पकड़ना उसको नहीं आता, वो इसको ऐसे नहीं पकड़ पाएगा। तो यूँ पकड़ के होल्ड करना, मतलब उंगलियों के द्वारा उसको पकड़ना उसको नहीं आता, ऐसे पकड़ना उसको नहीं आता। केवल हाथ पैर चलाना आता है, बस कोई चीज़ पकड़ लेना नहीं। कभी कभी ये होता है कि जब कोई लोग बहुत ज़्यादा दुलार करते हैं तो उनकी ये बाल उसकी मुट्ठी में आ जाता है, तो वो उसको पकड़ने के लिए नहीं, वो स्पेशलिटी नहीं है उसकी, क्योंकि उसका हाथ यूँ कसा रहता ही है, कोई चीज़ उसमें डाल दोगे तो वो कस लेगा। तो ऐसी चीज़ पहले क्या होता है, बड़ा, उसकी जो मोटर न्यूरॉन्स, जो मोटर स्किल डेवलपमेंट होती है वो पहले बड़े वाली, पैर चलाना, हाथ चलाना, करवट बदलना और चलना, उछलना, कूदना। छोटी चीज़ों को पकड़ के उठाना अभी नहीं। वो छोटी चीज़ों को पकड़ के उठाना, उंगलियों की स्पेशलिटी कब आती है, बाद में आती है। ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इन्होंने कहा कि जो मोटर डेवलपमेंट है, ये मोटर डेवलपमेंट फ्रॉम कहाँ से टू कहाँ तक होता है, तो ग्रॉस, बड़े से छोटे की ओर। चलिए हिंदी वाले में पढ़ते हैं। चालक विकास, चालक विकास मतलब वही मोटर डेवलपमेंट। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं, फिर भी बालक विकास का क्रम क्या होता है, तो बालक विकास का क्रम क्या होगा। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग सिफेलोकॉर्डल, सिफेलोकॉर्डल या प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो सिफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर। अब दूसरे में इन्होंने कहा कि प्रॉक्सिमोडिस्टल या सिफेलोकॉर्डल, पहले प्रॉक्सिमोकॉर्डल बाद में सिफेलोकॉर्डल। तो ये ऊपर से नीचे या नीचे की ओर डेवलपमेंट नहीं होता। ऐसा नहीं होता पहले सिर में मोटर डेवलपमेंट होता है, फिर हाथ में, फिर कमर में, फिर पैर में, ऐसा नहीं होता। तो पहले तो उसमें पैर चलाना, हाथ चलाना है, लगभग एक साथ ही चलाना शुरू करता है वो, पैर हाथ दोनों। तो ये क्रम नहीं है। तीसरा देख लेते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का मतलब पहले बड़े लेवल पे होता है, मतलब हाथ पैर चलना शुरू होता है। उसके बाद फाइन मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट फिर उसके बाद उंगलियों से पकड़ना शुरू करता है। तो यही जो तीसरा वाला ऑप्शन है, यही शुरू है, यही सही है। मैंने अभी बताया था ना कि पहले क्या होगा, हाथ पैर चलाएगा, करवट मारेगा, और उसके बाद उठेगा, बैठेगा, चलेगा, दौड़ेगा, बाद में फिर उंगलियों से पकड़ना और कोई गिरी हुई चीज़ को उंगलियों से पकड़ के उठाना, तो बाद में सीखता है, पहले हाथ पैर चलाना सीखता। तो ग्रॉस से कहाँ आएगा, फाइन की ओर। जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से, ग्रॉस से फाइन की ओर होता है। तो ग्रॉस से फाइन की ओर हो गया, हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। तो हिंदी में लिखा है अपरिष्कृत स्थूल। अपरिष्कृत क्या हुआ, स्थूल, यही ग्रॉस है। उसके बाद क्या आएगा, परिष्कृत यानी सूक्ष्म। परिष्कृत में तो रिफाइंड हो जाएगा, तो छोटी चीज़ पकड़ के उठाने लगेगा, तब अब पिन भी पकड़ने लगेगा वो। तो यानी कि ये तीसरा वाला सही है, फिर चौथा भी नहीं होगा, क्योंकि सूक्ष्म से परिष्कृत लिखा ना। चौथे में क्या लिखा है कि ये इन्होंने कहा कि फाइन से ग्रॉस की ओर, तो वो फाइन से ग्रॉस की ओर नहीं, पहले पेन पकड़ना नहीं सीखेगा वो, पैर चलाना बाद में सीखेगा, पेन पकड़ना पहले नहीं, पहले हाथ पैर चलाना सीखेगा, बाद में पेन पकड़ना सीखेगा। तो ग्रॉस से फाइन की ओर, ना कि फाइन से ग्रॉस की ओर। आपका ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, आपका सही ऑप्शन है इसका 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, द पीरियड दैट इनिशिएट्स द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। अच्छा ये है ट्रांजिशन, थोड़ा हल्का लिखा है। चलिए, द पीरियड दैट इनिशिएट्स ट्रांजिशन टू एडल्टहुड, वो पीरियड, वो टाइम जो एडल्टहुड, एडल्टहुड क्या होता है, वयस्क हो जाना, यानी 18 साल के बाद हो गए आप। तो एडल्टहुड को इनिशिएट करने वाला
ट्रांजिशन पीरियड, ट्रांजिशन मतलब दोनों के बीच का। तो कौन सा पीरियड है जो एडल्टहुड और उसके पहले वाले के बीच का होता है? एडल्टहुड की शुरुआत कौन करता है? तो एडल्ट होने के पहले आप क्या होंगे? एडोलसेंट होंगे, क्योंकि शुरुआत किससे होती है? शुरुआत होती है पहले गर्भावस्था, गर्भावस्था के बाद शैशवावस्था मतलब पीरियड ऑफ गैस्ट्रेशन, शैशवावस्था इन्फेंट, उसके बाद चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था, उसके बाद एडोलसेंस किशोरावस्था, उसके बाद एडल्टहुड वयस्क अवस्था। तो एडल्टहुड के पहले क्या आती है? किशोरावस्था आती है। किशोरावस्था कौन सी आती है? एडोलसेंस होता है। तो एडोलसेंस होगा जो इनिशिएट करता है एडल्टहुड को। तो एडोलसेंस कौन कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 एडोलसेंस। ये मिडिल चाइल्डहुड नहीं है। एडल्टहुड के पहले 18 साल के पहले कौन सी अवस्था आएगी? 18 साल, जब आप 20 साल के होंगे उसके पहले 18 साल वाली एडोलसेंस होगी। प्री ऑपरेशनल पीरियड, प्री ऑपरेशनल पीरियड, ये प्री ऑपरेशनल पीरियड क्या होता है? संक्रियात्मक का पहला वाला, तो नहीं, ये संक्रियात्मक का पहला वाला यहाँ नहीं है ये। और चौथा लिखा है एंड चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के एंड होगा, तो जब चाइल्डहुड का एंड होगा तो उसके बाद एडोलसेंस आएगा, एडल्टहुड तो नहीं आएगा ना, तो ये भी गलत हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन हिंदी में है कि जो अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, तो वयस्कता के संक्रमण की पहल कौन सी करती है? किशोरावस्था करती है। ठीक है, चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, अ चाइल्ड आर्गूज दैट, एक बच्चा है जो आर्गू करता है, तर्क करता है कि हिंज शुड नॉट स्टील द ड्रग, हिंज को ड्रग चोरी नहीं करना चाहिए था। ड्रग का मतलब क्या हुआ? दवाई, नशा वाला नहीं। आगे एक मेडिसिन है, दैट कैन सेव हिज वाइफ, हिंज एक व्यक्ति है, उसकी बीवी की तबीयत खराब है और बीवी की दवा खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, उसने चोरी कर लिया। तो बीवी की दवा उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा एक बच्चे ने कहा। बच्चे ने क्यों कहा? कि बिकॉज ही विल बी कॉट, क्योंकि वो पकड़ा जाएगा और सेंट टू जेल, उसे जेल भेज दिया जाएगा। इफ ही डज सो, अगर वो चोरी करता है तो। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, हमारे कोलबर्ग महाशय हैं, तो कोलबर्ग महाशय के अकॉर्डिंग विच स्टेज ऑफ मॉरल अंडरस्टैंडिंग, बच्चे में ये किस स्टेज की मॉरल अंडरस्टैंडिंग है? जो कि बच्चा जिस मॉरल अंडरस्टैंडिंग में है, मॉरल डेवलपमेंट की बात हो रही है, जब बच्चे में मॉरल डेवलपमेंट होता है और बच्चा इस तरह की बात सोचता है, तो कोलबर्ग के अकॉर्डिंग बच्चा इस किस मॉरल अंडरस्टैंडिंग के किस स्टेज पर है? हिंदी में देखिए क्वेश्चन है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंस को दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वो बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? ठीक है ना। तो कोलबर्ग महाशय ने एक तर्क दिया था, उनका था दंड और आज्ञा पालन ओरिएंटेशन। क्या है वो? पनिशमेंट एंड ओबेडियंस ओरिएंटेशन। ये किसका है? यही है कोलबर्ग महाशय का सिद्धांत, दंड और आज्ञा पालन का सिद्धांत। तो इनका दंड और आज्ञा पालन का सिद्धांत क्या होता है? नैतिक डेवलपमेंट में, मॉरल डेवलपमेंट में इन्होंने ये कहा था कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बड़ों की बात इसलिए मानते हैं कि उन्हें सज़ा ना मिले, उनको पनिशमेंट ना दिया जाए, या फिर वो अथॉरिटीज़ बड़ों की बात मतलब अपने माँ बाप, बड़े भाई बहन, उनकी बात को इसलिए मानते हैं, किस वजह से? दंड की वजह से, कि उनको पनिशमेंट ना मिले और उनको डांट ना खाना पड़े। कई बच्चे होते हैं कि वो टाइम से घर इसलिए लौट आते हैं कि पापा डांटेंगे, मम्मी डांटेंगे या भाई डांटेगा, मतलब उनको पनिशमेंट ना मिले, डांट ना खानी पड़े, इसलिए वो टाइम से लौट आते हैं। और स्कूल में भी अथॉरिटीज़, टीचर ना डांटे, घर में तो बड़े हो गए, अब स्कूल में क्या होता है? जैसे अथॉरिटीज़ होती हैं, प्रिंसिपल हैं, क्लास टीचर हैं, ये सब लोग ना डांटें। ऑफिस में काम करते हैं तो बच्चा तो ऑफिस में काम नहीं करेगा, बड़े होने पर भी मान लीजिए आप ऑफिस वगैरह जाते हैं तो कुछ लोग बड़े पंक्चुअल होते हैं, इसलिए कि बॉस कुछ बोले ना, उल्टा सीधा ना बोले। तो ये जो थ्योरी है वो किसकी है? पनिशमेंट की थ्योरी है, कि बच्चे पनिशमेंट से डरते हैं। किसके? बड़ों के, बड़े ही जो देंगे, बड़ों के और अथॉरिटीज़ के पनिशमेंट से डरते हैं, और इसलिए वो क्या करते हैं? ओबेडियंस, आज्ञा पालन करते हैं, बड़े वो होते हैं। तो जब बच्चा ये कहता है कि उनको चोरी नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ तक तो अभी नहीं क्लियर हुआ, लेकिन जब बच्चे ने ये कह दिया कि अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनको जेल भेज दिया जाएगा, तो अगर वो पकड़े जाएंगे उन्हें जेल भेज दिया जाएगा, तो इसका मतलब बच्चा कहीं ना कहीं, बच्चे के मन में वो दंड का डर है। जब बच्चा ये कहता है कि वो पकड़े जाएंगे और जेल भेज दिया जाएगा, तो बच्चा
उनको चोरी नहीं करना चाहिए था। ये बात इसलिए किया क्योंकि वो दंड के भय से डर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ दंड का सिद्धांत, पनिशमेंट का सिद्धांत लागू हो रहा है कोलबर्ग का, और उनका जो दंड का सिद्धांत है कोलबर्ग का नैतिकता के मामले में, वो है सी वाला, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, जिसको कहते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है लेव वाइगोत्स्की रिफर्स टू द वर्बल डायलॉग्स। तो लेव वाइगोत्स्की का नाम मैंने कहा था इन सब लोगों को एक बार मैं अलग से बहुत अच्छे से करूंगा। वाइगोत्स्की ने महाशय ने कहा कि वर्बल डायलॉग्स का मतलब होता है वार्तालाप, दैट चिल्ड्रन हैव विद देमसेल्व्स, जो कि बच्चा खुद से करता है, मतलब बच्चे खुद से ही बात करते हैं। अच्छा, पहले वाले इसके पीछे जो हमने डिस्कशन किया था उसमें आपको एक बात याद आ रही है, एक लड़की थी, कोई क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हमने, उसमें एक लड़की थी जो एक जिग्सा पहेली सॉल्व कर रही थी। उसमें कह रहा था कि ये नीला रंग का, ये नीला यहाँ लगेगा, ये का यहाँ लगेगा, ये येलो यहाँ फिट नहीं होगा, तो खुद से ही वो बातें कर रही है ना। तो इसी वाले क्वेश्चन को ये लेव वाइगोत्स्की इसी को कहते हैं वर्बल डायलॉग विद वन सेल्फ, खुद से ही बच्चे बात कर रहे हैं, वर्बली डायलॉग कर रहे हैं। तो ये किस में आता है, ईगोसेंट्रिक स्पीच है ये या प्राइवेट स्पीच है? उस दिन का आंसर आपको याद होगा तो आप समझ जाएंगे। डिस्टॉर्टेड स्पीच है या प्रॉब्लमेटिक स्पीच है? चलिए, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से कर सकते हैं उन्हें लोग लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? अहम केंद्रित मतलब ईगोसेंट्रिक, खुद पर केंद्रित होगा, या व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट टॉक या प्राइवेट स्पीच, या भ्रांत वार्ता जिसको डिस्टॉर्टेड कहते हैं, या समस्यात्मक वार्ता। ये किस श्रेणी में आएगा? तो लेव वाइगोत्स्की ने इसको किस में रखा था? उस दिन वाले में भी आया आंसर क्या था? प्राइवेट स्पीच। उसमें भी क्या था? प्राइवेट स्पीच। तो ये प्राइवेट स्पीच आपका आंसर क्या होगा? 2 होगा। इन्होंने क्या कहा था? अच्छा, प्राइवेट की स्पीच की, ये जो ईगोसेंट्रिक किसकी है जानते हैं? ईगोसेंट्रिक जो है वो पियाजे महाशय की है। किसकी? जीन पियाजे ने इसी को क्या कहा था? ईगोसेंट्रिक स्पीच। और लेव वाइगोत्स्की ने इसी को प्राइवेट स्पीच कहा है। किसको प्राइवेट स्पीच कहा? इन्होंने कहा कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने आप से बातें करते हैं, अपने आप से बातें करते हैं किस काम के लिए? किसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वो अपने आप से बातें करते हैं। कोई योजना बनाते हैं, तो बहुत छोटा बच्चा होगा, किसी बहुत छोटे बच्चे को खेलते हुए देखिए तो उसकी मोटर नहीं चल रही है तो कहता है कभी एक थप्पड़ मारूंगा चल जाओगे, अब ये करेंगे, अच्छा इसका पहिया बदल, वो बड़बड़ाता रहता है। तो बच्चा जो काम करने जा रहा है वो अपना प्लान, ठीक है, अपना प्लान और अपनी योजना को मुंह से बोलता रहता है, अपने से खुद से ही वो बातें करता रहता है। तो अपने प्लान्स को बनाने के लिए, योजनाओं को बनाने के लिए, समाधानों के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए चाइल्ड टॉक्स टू इटसेल्फ, वो खुद से ही बातें करता रहता है। इसी को कहा जाता है प्राइवेट टॉक, जिसको उन्होंने क्या कहा था? जिसको लेव वाइगोत्स्की ने कहा था। और इसी को ईगोसेंट्रिक टॉक, ईगोसेंट्रिक स्पीच पियाजे महाशय ने कहा था। चलिए, तो बाकी आंसर गलत हैं, क्योंकि जब दूसरा वाला सही है तो पहला तीसरा चौथा गलत ही होगा। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन डिस्कस करने चलते हैं। छठे क्वेश्चन में लिखा है एसोसिएटिंग टॉयज, आर्टिकल्स, क्लॉथिंग्स, हाउस होल्ड आइटम्स, ऑक्यूपेशंस एंड कलर्स विद स्पेसिफिक सेक्स। किसी खास सेक्स मतलब किसी खास लिंग के साथ इनको जोड़ना इज अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ, ये किस चीज को प्रदर्शित करता है? चलिए देखिए, हिंदी में खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय या रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन को आप और अच्छे ढंग से समझिए। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कुछ लोगों की आदत क्या होती है, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, मान लीजिए आपका दोस्त है, मान लीजिए शर्ट खरीदा, शर्ट के लिए कपड़ा या हल्का पिंक कलर का, तो कोई लड़का हल्के पिंक कलर का शर्ट खरीद लेता है, तो 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो कि अरे यार ये क्या ले लिया, तो लड़कियों का कलर है, तो पिंक कलर वो कहते हैं क्या ये लड़कियों का कलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिंक कलर को लोगों ने जबरदस्ती लड़कियों के साथ जोड़ रखा। क्या लड़कों को पिंक कलर नहीं अच्छा लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? अगर लड़के को पिंक कलर अच्छा लगता है तो उसमें क्या बुराई? क्या वो लड़का नहीं है? अगर किसी लड़के को पिंक कलर अच्छा लगता है, इफ अ बॉय लाइक्स पिंक कलर, इज ही नॉट अ बॉय? व्हाट इज रॉन्ग विद इट? इसमें क्या गलत है? या मान लो कोई बच्चा गुड़िया के साथ खेल रहा है, डॉल के साथ खेल रहा है, अरे डॉल के साथ, तो डॉल तो लड़कियों का खेल है, क्यों भाई डॉल के साथ लड़कियों का खेल क्यों जुड़ा हुआ है? या फुटबॉल क्रिकेट लड़कों के साथ ही क्यों जुड़ा है? क्यों लड़कियों के साथ खो खो और लड़कों के साथ फुटबॉल जुड़ा हुआ है?
क्यों? जैसे मान लिया कोई चीज़ है, जैसे लड़की ने बॉय कट बाल कटवाया, अरे ये लड़कों की स्टाइल है। तो किसी भी चीज़ को, खेल को, पहनने की चीज़ें हो गई, जैसे कपड़े हो गए, ड्रेस सेंस हो गया, या खिलौने हो गए, जैसे मान ली खिलौने लेने गए, तो लड़का है तो वो गन ले लेगा, कार ले लेगा, और लड़की डॉल। तो क्यों ऐसा लोग सोचते हैं कि ये डॉल लड़कियां खेलती हैं, डॉल से लड़के नहीं खेलते हैं? कभी कभी पेरेंट्स कहते हैं अरे तुम डॉल से खेलोगे, हटाओ, लड़कियां खेलती हैं इसे। तो ये क्या है? किसी पर्टिकुलर टॉय को आप किसी पर्टिकुलर जेंडर के साथ, शख्स के साथ आप जोड़ दे रहे हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे? ये कहते हैं कि आप लिंग के आधार पर आप रूढ़िवादी हैं, आप नए ढंग से सोच ही नहीं सकते हैं। आप जो परंपराओं से, आप युगों पुरानी जो सोच चली आ रही है, सदियों पुरानी, कई हजार साल वाली, वो आप वही अभी तक ढोए चले आ रहे हैं। क्यों लड़की क्रिकेट नहीं खेल सकती है? क्यों लड़की फुटबॉल नहीं खेल सकती है? क्यों लड़का डॉल से नहीं खेल सकता है? क्यों लड़का अगर घर में रोटी बनाने लगे, लोग कहते हैं ये लड़कों का काम नहीं है। लड़का अगर झाड़ू लगा रहे, ये लड़कों का काम नहीं है। क्यों झाड़ू लगाना लड़कियों का ही काम है? क्यों चाय बनाना लड़कियों का ही काम है? क्यों लड़कों का काम नहीं है? तो अगर लड़का चाय बना दिया या खाना बना दिया तो उसको लोग लड़कियों की संज्ञा दे देते हैं। तो ये सब क्यों? इसका मतलब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई पुरानी कुंठा या रूढ़िग्रस्तता भरी हुई है। यू आर ट्रेडिशनल, यू आर स्टीरियोटाइप, यू कैन नॉट चेंज योर माइंड सेटअप। तो ये एक तरह से रूढ़िवादिता कही जाएगी। किसके आधार पर? सेक्स के आधार पर ये रूढ़िवादिता है। ठीक है, आप आंसर ढूंढिए अपना। तो पहला ऑप्शन दिया है कि इवॉल्व्ड जेंडर आइडेंटिटी, विकसित जेंडर पहचान। ये जेंडर की आइडेंटिटी नहीं है भैया, ये जेंडर की पहचान। डॉल फीमेल जेंडर की पहचान नहीं होगी। सारी लड़कियों को डॉल नहीं पसंद है, सारी लड़कियों को झाड़ू लगाना, चूल्हा चौका करना नहीं पसंद है, सारी लड़कियों को खो खो खेलना नहीं, कुछ को क्रिकेट खेलना पसंद है। ठीक है, तो ये पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप, अभी मैंने कहा था ये आपका स्टीरियोटाइपिंग है, मतलब ये रूढ़िवादिता है, तो यही आपका आंसर होगा। ये जेंडर रूढ़िवादिता हो गई। जेंडर थ्योरी और जेंडर रिलीवेंसी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ये क्या होगा? ये है जेंडर को लेकर के आपकी रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप हैं आप। ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चन हो गए। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम, छोटे बच्चों की क्लास है। एलिमेंट्री क्लासरूम मतलब क्लास 1 2 3 वाले बच्चे हैं, 1 2 वाले हैं। तो एलिमेंट्री क्लासरूम में इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये ज़रूरी होता है, टू डैश द एक्सपीरियंसेस दैट अ चाइल्ड ब्रिंग्स विद हर। तो एक प्रारंभिक कक्षा में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, मान लीजिए क्लास 1 में कोई बच्ची आती है, अपने घर से कुछ अनुभव लेके आती है, मम्मी पापा के, अपने दादा दादी के, भाई बहन के, चाचा चाची के, पड़ोस में। भाई अब मतलब 6 साल 5 साल के पहले तो अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलती रही होगी, तो उसके जो बचपन के अनुभव है, उसके जो शैशवावस्था के अनुभव है, जब पढ़ने आई है स्कूल में, उसके पहले के जो उसके अनुभव हैं, वो अनुभव क्या करना चाहिए? कोई टीचर को उस बच्चे के जो पहले के अनुभव है, उन अनुभवों के साथ, बच्चे के उस अनुभव के साथ, बच्चे के उस एक्सपीरियंस, उस नॉलेज के साथ, बच्चे का जो अर्ली नॉलेज है उसके साथ टीचर को कैसा बिहेव करना चाहिए। टीचर उसे अस्वीकार कर दे, अस्वीकार, देखिए एक बात याद रखिएगा कि टीचिंग प्रोफेशन में कुछ निगेटिव नहीं होता, याद रखिएगा। जब भी आप आंसर लगाने लगिए तो टीचिंग प्रोफेशन में आप आइडियल रहिएगा, हमेशा आइडियल, एक आदर्शवादी सोच होगी हमेशा, अच्छा पॉजिटिव, निगेटिव नहीं। टीचर की सोच निगेटिव होगी बच्चों के लेके, ऐसा हो ही नहीं सकता। टीचर बच्चों के लेके हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कुछ भी निगेटिव नहीं सोचेगा। अगर बच्चा कोई नॉलेज लेके आता है अपने घर से, कोई नॉलेज, कोई एक्सपीरियंस लेके आता है, तो आप उसके उस नॉलेज का, उस एक्सपीरियंस का स्वागत करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। जब आपको उस बच्चे को कोई नई चीज़ सिखानी है, मान लीजिए आप प्राइमरी के टीचर हैं और आपको क्लास 1 में कोई बच्चा आता है, उसको स्कूल आने के पहले जो कुछ सीखा और जाना है, जो कुछ नॉलेज है उसको, तो आप उस नॉलेज को कैंसिल नहीं करेंगे। जो उसने सीख रखा है, जान रखा है, उसी को ले करके उसमें नया नॉलेज जोड़ करके आप उसको नई चीज़ें सिखाएंगे, उसको आप सपोर्ट के रूप में ले लेंगे, इनकार बिल्कुल नहीं करेंगे। तो पहला है कि उसे अस्वीकार कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। मैंने कहा कि आप टीचर हैं तो आइडियल रहिए। उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तीसरा भी निगेटिव है। मैंने कहा टीचर निगेटिव नहीं सोचेगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, डिनाई, नेग्लेक्ट और इग्नोर,
भैया डिनाई, नेग्लेक्ट, इग्नोर, तीनों बातें लगभग एक जैसी है। तीनों काम टीचर नहीं करेंगे। टीचर क्या करेगा? बिल्ड ऑन, उसके उस प्री नॉलेज को शामिल करके उनका संचय करेगा, उनको लेकर के उन पर नई चीज़ें और उसी के आधार पर नई चीज़ें उनको सिखा करके संचय करेगा, कलेक्ट करेगा, उसी पर नए नॉलेज को बिल्डअप करेगा। तो आपका ये ऑप्शन कौन सा होगा? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ टीचर शुड, एक टीचर को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? पहले हिंदी पढ़ देते हैं। विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करें। विद्यार्थियों के बीच कंपैरिजन, बच्चों में कंपैरिजन करते हैं तो कुछ बच्चों में हीन भावना आ जाएगी। तो मतलब पता लगा आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, आप कंपेयर करेंगे तो 10 बच्चे जो अच्छे हैं वो और अच्छे निकल जाएंगे, उनके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ये भी हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस आके वो लुढ़क भी जाएं। तो बहुत ज़्यादा कंपेयर दो बच्चों में या कुछ बच्चों में कंपैरिजन नहीं करा, उसको देखो इतना नंबर लाता है, तुम कुछ नहीं बता पाते। तो जो कुछ नहीं बता पाता, मान लीजिए किसी कारणवश उसको तो उसका बुद्धि थोड़ी कम है, तो समावेशी कक्षा 1 आपने पढ़ा होगा, 2009 में एक आया था RTE एक्ट, उसमें समावेशी कक्षा इंक्लूसिव क्लास की बात हुई थी। उसमें हर वर्ग के हर तरह के बच्चों को साथ में लेकर के चलने की बात हुई है। ब्रिलियंट हो, विशिष्ट हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, ऑर्डिनरी हो, बिलो एवरेज हो, सबको आपको साथ में लेकर चलना होगा। तो आप बच्चों के बीच में कंपैरिजन नहीं करेंगे, ये गलत बात है। दूसरा, विशेष संस्कृति या समुदाय के बच्चे, खास कल्चर और खास कम्युनिटी के बच्चों को आप ज़्यादा अहमियत देंगे, बिल्कुल गलत बात है। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं की अनदेखी करें और संप्रेषित करें कि कक्षा कक्ष में संस्कृतियों को सम्मान करती है और महत्व देती है। सी में देखिए लिखा, विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं और विविधताओं की अनदेखी करें। सांस्कृतिक विविधता और विभिन्नता को अनदेखा कैसे करेंगे आप? अगर किसी क्लास में कल्चरल डाइवर्सिटी है, कुछ बच्चे अमीर घर के हैं, कुछ बच्चे गरीब घर के हैं, कुछ अच्छे कल्चर से पढ़े लिखे से बिलोंग करते हैं, कुछ के माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो क्या आप उनकी जो सांस्कृतिक विविधता है, उनकी जो बैकग्राउंड है, कुछ कम पढ़े लिखे घर के बच्चे हैं तो आप उनके बैकग्राउंड को इग्नोर करेंगे? तब तो आप 2009 का जो इंक्लूसिव क्लास का जो RTE एक्ट आया था, जिसमें इंक्लूसिव क्लास की बात हुई थी, आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि उसमें कहा गया था कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो सांस्कृतिक विविधता है, हमें इंडिविजुअल बच्चे की ज़रूरत का ध्यान रखना होगा। जो विविधता है, उस विविधता के अनुसार हमें अपना क्यूरिकुलम सेट करना होगा, हमें अपना लेसन प्लान बनाना होगा। बच्चे क्लास में अगर कई तरह के बच्चे हैं तो सबका मेंटल लेवल और सबकी बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए हमें लेसन प्लान बनाना होता है। सबको समावेशित करके, सबको इंक्लूड करके चलना होता है। और जब सबको इंक्लूड करके चलेंगे तो सबके लायक आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। टीचर जो होता है वो फैसिलिटेटर होता है, और बच्चे हैं जिनको आपको पढ़ाना है, तो उनकी ज़रूरत के अनुसार तो आपके प्लान में विविधता होगी। ब्रिलियंट बच्चों के लिए और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जो विभिन्नता है, जो विविधता है, आप उसकी अनदेखी नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। वो ये संप्रेषित करें कि कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है। टीचर हर तरह की संस्कृतियों के, हर तरह के बैकग्राउंड के बच्चों को इक्वल सम्मान और इक्वल इम्पोर्टेंस मिलता है। चलिए अंग्रेजी में पढ़ देते हैं। अंग्रेजी में लिखा है कि टीचर मैक्सिमाइज कंपैरिजन्स, आप कंपैरिजन को मैक्सिमाइज नहीं करेंगे, गलत बात हो जाएगी। प्रमोट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सर्टेन कल्चर, खास कल्चर के बच्चों को प्रमोट करेंगे, बिल्कुल गलत बात होगी, टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए। इग्नोर कल्चरल डिफरेंस, सांस्कृतिक विविधता को, कल्चरल डिफरेंस को टीचर इग्नोर करे, डाइवर्सिटी को टीचर इग्नोर करे नहीं, आपको इग्नोर नहीं। You will have to keep in mind the variation in your class, and you will have to plan your lesson according to the diversity and differentiation in the type of your students. आपको इसी हिसाब से प्लान बनाना पड़ेगा। You can't ignore the diversity of culture in your class. तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर 4 आपको करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा आपको, और रिस्पेक्ट करना पड़ेगा इस चीज़ का कि अलग अलग कल्चर के बच्चों को आप इक्वल इम्पोर्टेंस देती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट्स, इनमें कौन सी चीज़ है, कौन सा कंस्ट्रक्ट ऐसा है, डज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एडवोकेट। तो RTE 2009 जो आया था उसमें निम्नलिखित सी कौन सी बात है जिसका ये एक्ट समर्थन करता है?
निम्नलिखित संरचनाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? इंटीग्रेटेड शिक्षा का नहीं, इंटीग्रेटेड शिक्षा इसके बहुत पहले आई थी। इंक्लूसिव एजुकेशन, देखिए जो RTE एक्ट 2009 है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसकी पहचान है समावेशी शिक्षा, आप ध्यान रखिएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन इज RTE एक्ट 2009 और RTE एक्ट 2009 इज इंक्लूसिव एजुकेशन, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, साइनोनियम हैं। वो मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब RTE एक्ट 2009। तो ठीक है, इसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी, तो इसका आंसर 2 ही होगा। ठीक है ना, बात क्लियर। RTE एक्ट समावेशी शिक्षा को ही वकालत करता है। तो जब इसकी वकालत करता है तो बाकी तीनों की तो वकालत नहीं करेगा ना, इन सब की बात ही खत्म हो गई, क्योंकि कोर्ट में आंसर है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देते हैं। डैश इज फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन। ये फिलॉसफी कि सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का इक्वल अधिकार है, और रेगुलर और स्कूल सिस्टम में, रेगुलर स्कूल सिस्टम में, प्राइवेट नहीं, रेगुलर स्कूल सिस्टम में, वो शाम को 2 घंटे वाला नहीं या हफ्ते में 1 दिन वाला नहीं, रेगुलर स्कूल सिस्टम में देश के सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है, चाहे वो अमीर घर के हों, चाहे गरीब घर के हों, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो सामान्य हो। अमीर गरीब, पढ़े लिखे अनपढ़ घर के, दिव्यांग या सामान्य, ब्रिलियंट या मंदबुद्धि, सबको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन पाने का राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आर्टिकल 21 में ही ये जोड़ा गया है। ठीक है, तो अब ये किस में आया है, किस एक्ट के तहत आया? ये आया, फिर वही बात की, समावेशी शिक्षा से जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसी वाले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन बनाया गया है, समावेशी शिक्षा। फिर वही बात आई, इंक्लूजन, ये आया समावेशी शिक्षा। वही RTE एक्ट 2009 में समावेशी शिक्षा की बात की गई थी। उसी में ये भी बात की गई थी कि किसी भी तरह का बच्चा हो, चाहे दिव्यांग हो चाहे सामान्य हो। ठीक, अच्छा, दिव्यांग मतलब विकलांग को दिव्यांग कब से कहा गया? विकलांग, पहले विकलांग कहा जाता था, तो विकलांग में एक निगेटिविटी शो होती है, अच्छा नहीं लगता, सुनने में साउंडिंग बढ़िया नहीं है इसकी, तो विकलांग अच्छा नहीं लगता था, जैसे लगता ना टूटा फूटा हाथ पैर, तो उनको दिव्यांग वर्ड कहा जाना। उनके अंदर हीन भावना ना आए, उनके अंदर उपेक्षा की भावना ना डेवलप हो, इसलिए उनको दिव्यांग कहा जाने लगा। और ये अधिनियम आया था कब? दिव्यांगता अधिनियम आया था 2016 में, ये 2016 से नाम बदला गया। और उसके पहले जो 2009 में आया था वहाँ विकलांग बोला गया था, लेकिन अब दिव्यांग बोला जाएगा। तो 2009 के अधिनियम में RTE में ये कहा गया था कि 6 साल की उम्र से लेकर के 14 साल की उम्र तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, वो भी रेगुलर एजुकेशन सिस्टम, रेगुलर क्लास में, रेगुलर स्कूलिंग में, चाहे वो गरीब घर के हों, चाहे अमीर घर के हों, चाहे बैकवर्ड क्लास के हों, चाहे वो शिक्षित रूप से बहुत अपर क्लास के हों, अमीर हों, गरीब हों, दिव्यांग हों या सामान्य हो, सबको, मंदबुद्धि हो और प्रखर बुद्धि हो, सबको ये शिक्षा का अधिकार है। तो इसी को कहा गया था समावेशी शिक्षा, और ये RTE एक्ट 2009 की खास विशेषता है। कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। 10 क्वेश्चन कर चुके, 5 क्वेश्चन और हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में मैचिंग की बात हो गई है। मैचिंग में आप दोनों को मैच करिए, तो हिंदी से मैच करें या इंग्लिश से? चलिए हिंदी से कर देते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चा होगा तो क्या करेगा? प्रतिभाशाली बच्चा मतलब गिफ्टेड, टैलेंटेड बच्चा, गॉड गिफ्टेड होता है। तो गॉड गिफ्टेड बच्चा होगा तो वो क्या करेगा? बहुत जल्दी के साथ, बहुत तेज़ी के साथ कोई चीज़ सीखेगा। तो ए के साथ क्या लगा दिया आपने? डी लगा दिया। शीघ्रता से और स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होगी। तो ए के साथ क्या होगा? अगर गिफ्टेड चाइल्ड है तो क्या होगा? इसके अंदर होगी एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड इंडिपेंडेंटली। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड, अ गिफ्टेड चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी टू लर्न क्विकली, फास्ट। दूसरा है कि लर्निंग डिसेबल्ड। लर्निंग डिसेबल्ड का मतलब अगर उसको सीखने में डिसेबिलिटी है, लर्निंग में कमज़ोर है, डिसेबल्ड है, तो लर्निंग में अगर डिसेबल्ड बच्चा होगा तो उसको क्या दिक्कत आएगी बताइए? लर्निंग में डिसेबल्ड होगा तो जल्दी से सीख नहीं पाएगा। तीसरा लिखा है क्रिएटिव।
क्रिएटिव होने का मतलब क्या हुआ, वो रचनात्मक होगा तो समस्याओं का ओरिजिनल सॉल्यूशन ढूंढ लेता है, वो क्या कर लेता है। अगर डिसेबल्ड होगा, क्रिएटिव होगा तो कैन थिंक ओरिजिनल सॉल्यूशंस, उसको ओरिजिनल सॉल्यूशन सीखने में आ जाते, ढूंढने में आ जाते हैं। तो तीसरे का क्या हो जाएगा, तीसरे का बी हो गया, ठीक है। चलिए, और अटेंशन डेफिसिट, अटेंशन डेफिसिट का मतलब कंसंट्रेट हो नहीं पाता या हाइपर एक्टिविटी है हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ, 2 लाइन पढ़ा और फटाक से निष्कर्ष पे पहुंच गए। या अटेंशन डिसऑर्डर है, किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं हो पाता, तो अगर वो कंसंट्रेट नहीं हो पाता तो क्या हो जाएगा, उसमें आसानी से विचलित हो जाएगा। तो ये चौथे का ऑप्शन क्या हो गया, सी। ऐसा बच्चा क्या होगा, आसानी से कंसंट्रेशन की कमी होगी तो डिस्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा भाई, तो इसमें डिस्ट्रैक्शन की टेंडेंसी पाई जाएगी। तो अब ठीक है, आराम से दूसरे वाले के लिए क्या लगा हमारा ऑप्शन ए। अधिगम अक्षमता का मतलब लर्निंग डिसऑर्डर होगा तो धारा प्रवाह पढ़ने में कमी आएगी। दूसरे वाले में थोड़ा सा डाउट था, इसलिए हमने दूसरे को पहले नहीं भरा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के साथ आपको थोड़ी वीकनेस हो तो पहला आप श्योर हैं भर लीजिए, लगा लीजिए, दूसरे में कुछ दिक्कत लग रही तो तीसरा और चौथा पहले लगा लीजिए। इतना श्योर लगा लीजिए तो जो बचा होगा वो एक ऑप्शन लग ही जाएगा, कोई बात नहीं। तो 1 का 4, 1 का डी, पहले हम ढूंढते हैं 1 का डी। तो 1 का डी देखिए 3 मिल गए, कोई काम नहीं बना। 2 का ए, तो 2 का ए एक ही में दिया है, 2 का ए, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 2 होगा। तो ठीक है, वही हिंदी वाले में भी होगा, कहने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका हमारा आंसर हो गया 2। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि चिल्ड्रन रन इफेक्टिवली, बच्चे बहुत इफेक्टिवली सीखते हैं कब, कब बहुत इफेक्टिवली सीखते हैं, बच्चे बहुत प्रभावी रूप से सीखेंगे, कब सीखेंगे बच्चे बहुत प्रभावी रूप से। चलिए देखते हैं कि जब शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं को बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रण करे। टीचर अगर बच्चों को पूरी तरह से नियंत्रित कर देता है हर घटना में, चुप, जितना कहें उतना बोलोगे, जितना कहें उतना लिखोगे, जितना कहें उतना सुनोगे। कभी कभी टीचर ऐसा करते हैं ना कि अपने मन से तुम कोई राय नहीं, जैसे मान लो टीचर ने कोई क्वेश्चन बोला, बच्चे ने बोला चुप, जो कहूँ वही, मैं जो बताऊँ वही आंसर, जो जितना पूछूं उतना बोलोगे, जो कहूँ वही बोलोगे, जो मैं बताऊं उतना सुनोगे, जितना मैं कहूं उतना ही सोचोगे। तो अगर आप बच्चे की हर गतिविधि को नियंत्रित कर रहे हैं, जो मैं कहूं वही सही है, जो तुम सोच रहे हो मैंने बताया तो कैसे सोचा, चुपचाप बैठे रहो, तो ये सब जो एटीट्यूड होता है वो बच्चे को सीखने नहीं देता, बच्चा तेजी से नहीं सीखेगा। बच्चा अगर कोई राय दे रहा है तो इनवाइट इनपुट, उसके इनपुट को आप इनवाइट तो करिए, उसके विचार को, सोचने को, दिमाग को खोलने तो दीजिए। राय माना कि वो गलत बता रहा होगा, लेकिन उसकी बात को सुनिए, फिर उसमें आप इम्प्रूवमेंट करिए। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करें। जितना पाठ्य पुस्तक में, किताब में जितना लिखा हुआ है, जितने फैक्ट दिए हैं बस आप उतना रटा दीजिए, हो गया काम। तो ये भी गलत हो गया, ये नहीं हो सकता, पहला भी गलत है, तरीका ही गलत है टीचर का। तीसरा वाला है कि ब्लैक बोर्ड पर, श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की बच्चे नकल कर लें। टीचर ने बोर्ड पर लगा दिया और बच्चे सब ने उतार लिया। मतलब मान लीजिए मैथ का, गणित का क्वेश्चन है, टीचर ने क्वेश्चन पढ़ा, सवाल लगा दिया, बच्चों ने चुपचाप लगा लिया, कॉपी कर लिया, नकल कर लिया। तो बच्चे अगर ब्लैक बोर्ड से क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, नकल कर लेते हैं, तो आप तेज़ी से सीखेंगे। ये कौन सा तरीका है तेज़ी से सीखने का? ये तो तरीका नहीं हुआ। तीसरा भी गलत है, इसका मतलब क्या हुआ, केवल चौथा सही होगा। चलिए अंग्रेजी में आ जाते हैं। टीचर फुल्ली कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द क्लास, मतलब क्या हुआ, टीचर कंट्रोल्स एवरीथिंग इवन द थॉट स्फीयर ऑफ स्टूडेंट। चिल्ड्रेन, टीचर अगर बच्चे की थॉट स्फीयर को भी कंट्रोल करता है कि यू कैन थिंक ओनली व्हाट आई विल टेल यू, आप केवल वही सोचोगे जो मैं कहूँगा। तो इफ टीचर इज कंट्रोलिंग थॉट स्फीयर ऑफ स्टूडेंट, हाउ कैन स्टूडेंट लर्न फास्ट? तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा वाला है दे मेमोराइज फैक्ट्स, ओनली मेमोराइजिंग इज नॉट लर्निंग, memorizing cannot help your learning, new ideas will not come into your mind, you can learn only what you memorize, what you learn, ठीक है ना। तो तीसरा वाला क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन हो गया दे कॉपी आंसर्स, इफ यू कॉपी आंसर्स फ्रॉम योर बुक और ब्लैक बोर्ड यू कैन नॉट गेट न्यू थॉट्स, यू कैन योर थिंकिंग विल नॉट इंक्रीज, योर थिंकिंग विल नॉट ओपन, आपका अपना तो दिमाग ही नहीं खुलेगा। तो ये तीसरा वाला क्वेश्चन गलत होगा, केवल ऑप्शन 4 होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चन इन द क्लास,
चिल्ड्रन को क्लास में क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, बच्चों को कक्षा में प्रश्न, तो बच्चे को क्लास में प्रश्न को क्या करना चाहिए, इनकरेज टू आस्क, बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए इनकरेज करना चाहिए। बिल्कुल बच्चे के अंदर कोई क्यूरियोसिटी है, कोई जिज्ञासा है, बच्चे क्या क्यों कैसे करना चाहते हैं, तो वेलकम देयर क्वेश्चंस। टीचर शुड वेलकम द क्वेश्चंस ऑफ स्टूडेंट, टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क द क्वेश्चन, टू क्लैरिफाई देयर डाउट्स, देयर क्वेरीज। बी में है डिस्करेज टू आस्क, मैंने कहा था टीचर शुड नॉट डू एनी नेगेटिव थिंग इन द क्लास, टीचर शुड फॉलो आइडियल रोल। तो टीचर आइडियल रोल में होगा, कुछ भी निगेटिव नहीं करेगा, बच्चे को डिस्करेज नहीं करेगा। नॉट बी अलाउड टू आस्क, निगेटिव हो गया। स्टॉप फ्रॉम आस्किंग, तीनों बातें तो वही हो गई यार, नहीं वाला, तो फिर ठीक है। हतोत्साहित करना गलत बात होगा, अनुमति नहीं देना गलत बात होगी, पूछने से रोकना गलत बात होगी, ठीक है ना। बच्चे को क्वेश्चन पूछने के लिए एनकरेज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, वी आर नियरिंग टू द एंड ऑफ टूडेज डिस्कशन, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोसेस, निम्नलिखित में से की प्रोसेस कौन नहीं है, थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग ऑकर्स, इसमें से कौन सा वो प्रोसेस नहीं है, ध्यान दीजिएगा किस पर, नहीं, जिसमें मीनिंगफुल प्रोसेस आकर होता है, वो निम्नलिखित में से कौन नहीं है। मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, अरे अभी वह तो हुई थी, बच्चा अगर मेमोराइज करता, केवल रटता है याद करता है याद करता है, तो मेमोराइज करना और रिकॉल करना एक्टिव लर्निंग नहीं है, पैसिव लर्निंग है, कुछ सीखता ही नहीं बच्चा, उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट होता ही नहीं है। लर्निंग और टीचिंग में वो टीचिंग में उसका कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है, तो सिर्फ रट लेना एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कहा जाता, और इससे बच्चा सीख नहीं पाएगा, रट लेगा बस। रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस, तो रिपीट करेगा, जो पढ़ाया गया उसको रिपीट करे, उस पर प्रैक्टिस करे, प्रैक्टिस करने से वो और ज़्यादा अनुभवी होता है, सीखता है, ये बात सही है। और इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन, बच्चे को जो टीचर इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन देता है, ये देखिए निर्देश और संचालन, ये से सीखेगा। पुनरावृत्ति और अभ्यास करेगा तो सीखेगा। एक्सप्लोरेशन, बच्चा जब एक्सप्लोर करेगा, इंटरैक्ट करेगा, टीचर से बातचीत करेगा, एक्सप्लोर करेगा, नई नई चीज़ें वो खुद खोजेगा, तो जो अन्वेषण करेगा, पारस्परिक क्रिया करेगा, तो अन्वेषण तो सीखने के लिए होता है। ये सब के सब क्या है, ये तीनों ट्रू हैं। और पूछा गया क्या ट्रू नहीं है, तो पहला वाला क्या हो गया, फॉल्स। हमारा आंसर क्या होना चाहिए, इसमें आंसर होना चाहिए 1, क्योंकि लर्निंग के मामले में पहले वाली बात गलत है कि वो मेमोराइजेशन से सीखता है, ये बात गलत हुई। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। व्हेन टीचर्स हैव पॉजिटिव बिलीफ अबाउट स्टूडेंट्स, जब टीचर के मन में बच्चे के प्रति पॉजिटिव बिलीफ होता है, तो देयर एबिलिटीज़, बच्चे के प्रति और बच्चे की एबिलिटीज़ के प्रति आपके अंदर अगर पॉजिटिव बिलीफ है, ठीक है, सकारात्मक सोच है, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, क्या करेंगे, आर ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न, तो स्टूडेंट्स आर ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न, तो स्टूडेंट उत्सुक होते हैं और सीखने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। अगर टीचर बच्चों के बारे में पॉजिटिव रखेगा, सकारात्मक रहेगा, अगर टीचर के अंदर ये भावना है कि हाँ ये बच्चा इस काम को कर सकता है, टीचर को ये लगता है कि दिस चाइल्ड हैज़ एबिलिटी टू डू दिस थिंग, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, अगर टीचर सोचता है कि ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली ही विल सॉल्व द क्वेश्चन। इफ अगर टीचर पॉजिटिव है, इफ टीचर इज पॉजिटिव अबाउट स्टूडेंट, इफ टीचर इज पॉजिटिव अबाउट द एबिलिटीज ऑफ अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट विल गेट कॉन्फिडेंस, तो स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस आएगा, उसमें एनकरेजमेंट आएगी और वो मोटिवेटेड होगा। ये पहला ऑप्शन सही है। हिंदी में पढ़ते हैं, अगर शिक्षक को विद्यार्थियों और उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास आए, तो विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित होते हैं, पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा देख लेते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, अगर स्टूडेंट निश्चिंत हो जाएगा, सीखने के लिए किसी तरह का प्रयास करना बंद कर देंगे, तो ये तो निगेटिव बात हो जाएगी। टीचर पॉजिटिव, बच्चा निगेटिव, गलत हो जाएगा, रिलेशन ही गलत है। अब बच्चे का उत्साह भंग हो जाएगा, टीचर पॉजिटिव होगा बच्चे के लिए, बच्चे का उत्साह भंग कैसे होगा, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होंगे, न्यूट्रल कैसे रहेंगे, बिल्कुल प्रभावित होंगे। अगर टीचर बच्चे के लिए पॉजिटिव है तो बच्चा भी पॉजिटिव होगा, एनकरेज होगा। तो वो अब देखिए अंग्रेजी में पढ़ते हैं कि बच्चा जो लिखा है बिकम रिलैक्स्ड, स्टॉप पुटिंग एनी एफर्ट, तो एफर्ट पुट करना बंद नहीं करता, बल्कि एफर्ट को पुट करना स्टार्ट कर देगा। तीसरा लिखा है बिकम डीमोटिवेटेड, तो अगर टीचर बच्चे के प्रति पॉजिटिव है, इफ टीचर इज पॉजिटिव अबाउट स्टूडेंट, हाउ कैन स्टूडेंट बी डीमोटिवेटेड,
तो डिमोटिवेट तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ये दोनों गलत हैं। और चौथा है नॉट अफेक्टेड एनीवे, बिल्कुल नहीं, एनीवे अफेक्टेड कैसे नहीं होगा, न्यूट्रल कैसे रहता है, ही विल सर्टेनली बी अफेक्टेड पॉजिटिवली। तो तीसरा क्वेश्चन भी गलत हुआ, पहला आंसर सही होगा, ये क्या होगा, आंसर नंबर 1। तो दिस वाज डिस्कशन ऑफ 15 क्वेश्चंस फ्रॉम 1st to 15 ऑफ CDP। पेपर वाज हेल्ड ऑन 7 जुलाई 2019, ठीक है ना, सीटेट का पेपर 1 है। तो ये 15 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बाद के 15 क्वेश्चन मैंने 16 to 30 अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे। अगर आप लोगों को कोई सुझाव हो या आप लोग इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो, कुछ समझने में दिक्कत आ रही हो, इंग्लिश मीडियम वालों को अगर नहीं सही से मिल रहा हो या हिंदी मीडियम को नहीं मिल रहा हो, देखिए बेटा वीडियो थोड़ा सा लंबा इसलिए हो जाता है कि दोनों को संतुष्ट करना है। दोनों को, भाई एक को लेकर नहीं चलेंगे ना, दोनों तो हमारे बच्चे हैं, दोनों हमारे लिए खास हैं, बोथ आर इक्वली डियर टू मी, तो आई विल टेक इक्वल केयर। नो बायसिटी, मैं टीचर, मैं CDP पढ़ा रहा हूँ, हाउ कैन आई मेक अ बायसिटी बिटवीन यू, बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो, ठीक है ना, लेट मी नो, आई विल वेलकम योर प्रॉब्लम्स। तो फिर मिलेंगे, आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं, अगली बार मिलेंगे इसके बाद 16 to 30 वाले क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।